हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन में देवनागरी लिपि को पढ़ेंगे। देवनागरी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखते हैं देवनागरी लिपि से आप क्या समझते हैं। तो देवनागरी लिपि क्या है, तो हिंदी की लिपि को ही देवनागरी लिपि कहते हैं। तो अगर पूछ लिया गया क्वेश्चन में कि देवनागरी लिपि क्या है या देवनागरी लिपि किसे कहते हैं, तो हिंदी की लिपि को ही देवनागरी लिपि कहते हैं। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो ये आपको ध्यान देना है कि इसका विकास देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। वर्तमान रूपी ब्राह्मी का विकसित रूप है। समय समय पर देवनागरी लिपि में नई नई ध्वनियाँ और उनके नए नए चिन्ह बना लिए गए हैं। यही कारण है कि आज हमारी वर्णमाला एवं लिपि संसार की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। स्पष्टता और व्यंजकता में अन्य दूसरी लिपि इसकी तुलना नहीं कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि देवनागरी लिपि जो है वो हमारे भारत की देवनागरी लिपि आज संसार की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी गई है। संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती हैं। तो ये भी ध्यान देनी है कि संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इस लिपि में बंगला और गुजराती लिपियां इससे काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो बंगला भाषा की लिपि और जो है गुजराती लिपि काफ़ी मिलती जुलती लग रही है देवनागरी लिपि के। और गुरुमुखी, मुंडा, कैथी आदि लिपियां भी देवनागरी से ही विकसित हुई हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाएं लिखी जाती हैं और बंगला और गुजराती लिपियां जो हैं वो काफ़ी मिलती जुलती हैं देवनागरी लिपि से। और नेक्स्ट में होगा कि गुरुमुखी, मुंडा, कैथी आदि लिपियां भी, ये तीन लिपि गुरुमुखी, मुंडा, कैथी, ये देवनागरी लिपि से ही इसका विकास हुआ है, विकसित हुई हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएं। अब देखते हैं देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है। तो पहला है देवनागरी लिपि में ध्वनियों का क्रम वैज्ञानिक है। तो ये आपको ध्यान देनी है कि देवनागरी लिपि में ध्वनियों का क्रम क्या है, तो ये है वैज्ञानिक। और स्पर्श ध्वनियों के वर्णन में प्रथम वर्ग कंठ ध्वनियों का है, प्रथम वर्ग कंठ ध्वनियों का है तथा अंतिम वर्ग ओष्ठ ध्वनियों का है। और प्रत्येक वर्ग में अल्पप्राण ध्वनियों के पश्चात महाप्राण ध्वनि सूचक चिन्ह जैसे क, ख तथा प्रत्येक वर्ग की ध्वनियों में पहले अघोष ध्वनियों एवं उसके पश्चात सघोष ध्वनियों का उल्लेख है। जैसे अभी बताया ऊपर आप लोगों को कि अघोष क्या होते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होता है। तो उसी तरह जो है क, ख तथा प्रत्येक ध्वनियों में पहले अघोष ध्वनियाँ, हर वर्ग की पहली और दूसरी अघोष और उसके पश्चात सघोष, मतलब बाकी के वर्ग के जो तीन वर्ग होंगे तो वो होंगे सघोष ध्वनि। तो इसी तरह प्रथम दो ध्वनियों को अघोष तथा तीसरी, चौथी, पांचवी अंतिम ध्वनि को दो ध्वनियाँ अघोष तथा तीसरी, चौथी को सघोष और अंतिम वर्ण जो होगा हर वर्ग का अंतिम वर्ण क्या आएगा, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। तो अंगा जो है वो कहीं ना कहीं उसका वर्ण निकालने में उसका उच्चारण नासिका से हो रहा है।
तो हर वर्ग का पंचम वर्ण अगर आप अंतिम वर्ण ध्यान देंगे तो वो सभी वर्ण अंतिम वर्ण जो होंगे वो नासिका द्वारा ही निकलते हैं। जिससे पहले वर्ग में क ख ग घ अंगा, तो अंगा जो है वो नासिका वर्ण हो गया। उसी तरह च छ ज झ ञ, तो ञ भी चला गया नासिका में। तो इसी तरह हर वर्ग जो 5 वर्ग व्यंजन में बनाए गए हैं, का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग, घा वर्ग, एक सेकेंड, का वर्ग, फिर उसके बाद चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग। तो जो 5 वर्ग हैं, वर्ग बनाए गए हैं, उस पाँचों में फिर अंदर भी 5-5 वर्ड हैं, क ख ग घ अंगा। तो इस तरह पहला और दूसरा वर्ग अघोष, तीसरा और चौथा पाँचवा वैसे तो तीनों सघोष हैं, लेकिन इसका अंतिम वर्ण जो होगा वो होगा नासिक वर्ण। नेक्स्ट है, इस लिपि में लिपि चिन्हों की लिखावट जो है उच्चारण युक्त होती है, अर्थात इसमें जैसे लिखा जाता है वैसे ही उच्चारण होता है। तो जैसे लिखा जाएगा सेम उसका उच्चारण भी वैसे ही होगा। जैसे अंग्रेजी में रोमन लिपि में का के लिए सी, का, क्यू तीनों ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। उसी तरह जैसे कैट, काइट, क्वाइट, तथा उर्दू में जा के लिए जो है जीब, जुआद, जोए, जे आदि अनेक वर्ण हैं, परंतु देवनागरी में ऐसा नहीं है। तो देवनागरी लिपि की जो खासियत है वो मेन ये है कि जैसे रोमन अंक हो अंग्रेजी का वर्ड या उर्दू का वर्ड, जिसमें का वर्ड को 3 ध्वनियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, जैसे सी, के और क्यू अंग्रेजी में, उसी तरह उर्दू में जीब, जुआद, जो और जे दिखाया जाता है जा के लिए उस, बट देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है, रोमन में सी ध्वनियों के लिए का और सा 2 ध्वनियों का प्रयोग होता है, जैसे में कैप और सिनेमा, परंतु देवनागरी में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि में एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि इनके वर्णों का उच्चारण निश्चित होता है, जबकि अन्य लिपियों में ऐसा नहीं होता है। तो ये ध्यान देना है कि देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता जो है वो है कि वर्णों का उच्चारण निश्चित होता है। जैसे मलमल, झटपट आदि शब्दों में जो वर्णाएं हैं उनका उच्चारण कहीं परिवर्तित नहीं हुआ है, परंतु रोमन लिपि में कट का उच्चारण कट होता है, जबकि पुट का उच्चारण पट होना चाहिए लेकिन पुट होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। जिसे हम इंग्लिश में जैसे बट, BUT बट बोलते हैं, बट PUT पट नहीं बोलते हैं, PUT पुट बोलते हैं, और BUT बुट नहीं बोल सकते, बट बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें देवनागरी लिपि में नहीं हैं, उसमें जैसे लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है। इसे अंग्रेजी तो इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, देवनागरी लिपि का महत्व क्या है। तो देवनागरी लिपि आज संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। इसमें संसार की लगभग सभी भाषाओं की ध्वनियों को उच्चारित कर सकने की शक्ति और क्षमता है। इस लिपि में जो लिखा जाता है उसका उच्चारण बिल्कुल वही होता है, जबकि संसार की अन्य किसी लिपि में या गुण रूप में नहीं मिलता। इस लिपि में एक निश्चित वर्ण का ही प्रयोग उचित माना गया है, इसी कारण देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि माना जाता है। नेक्स्ट है, आयोग वह से आप क्या समझते हैं। तो आयोग वह वर्ण जो होते हैं वो होते हैं अंग और अह। आयोग वह कहे जाते हैं, इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों में होता है। तो अगर विकल्प में ही या अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के पेपर में, चाहे हिंदी में चाहे प्रारंभिक स्तर के भाषा में फर्स्ट पेपर में, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे कौन से वर्ण हैं जो स्वर और व्यंजन दोनों में प्रयुक्त होते हैं, तो वो होंगे आयोग वह वर्ण अंग और आह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में झिझक दूर करने के लिए सरल रूप में कविता लिखिए। तो बच्चों में झिझक दूर करने के लिए सरल रूप में कविता, ये आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे, सर 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 उड़ी पतंग, फर फर पर उड़ी पतंग।
नेक्स्ट है संयुक्त वर्ण का अर्थ बताते हुए वर्णों को आकृति के आधार पर वर्गीकृत कीजिए तथा वर्णों को संयुक्त करने के नियमों पर प्रकाश डालिए। तो संयुक्त वर्ण के अर्थ हमको बताने हैं, फिर उसकी आकृति। तो पहले देखते हैं संयुक्त वर्ण क्या होते हैं। जब दो वर्ण मिलकर किसी शब्द में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। इनमें कम से कम एक वर्ण स्वर रहित होता है, जैसे ग्वाला, रंभा, क्यारी, अंत आदि। और वर्णों की और अब देखते हैं कि वर्णों की आकृति के आधार पर वर्गीकृत और वर्णों को संयुक्त करने के नियम। तो ये हैं वर्णों को उनकी आकृति के आधार पर निम्नलिखित वर्णों में बांटा गया है जा सकता है। सबसे पहले खड़ी पाई या ये खड़ी पाई या अंत पाई वाले वर्ण, दूसरे पर मध्य पाई वाले वर्ण, तीसरा होगा बिना पाई वाले वर्ण और चौथा होगा विशिष्ट वर्ण। तो ये सभी जो हैं वो वर्णों को आकृति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं 4 वर्ण में। अब देखते हैं इसके वर्णों को संयुक्त करने के कुछ नियम। तो प्रथम वर्ण में आने वाले वर्ण हैं का, खा, ग, का, खा, एक सेकेंड, घा, का, ग, घा, चा, झा, ञ, अड़ा, ता, था, ना, पा, बा, भा, मा, या, ला, वा, शा, सा, छा, त्रा, झा। तो प्रथम वर्ग में आने वाले वर्ण है ये। अब द्वितीय वर्ग में हो जाएंगे का, फा और हा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।